गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट है सर्किट विच कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड ए कैपेसिटेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड आल्सो कनेक्ट टू द एसी सप्लाई सोर्स इज कॉल्ड आरएलसी सीरीज सर्किट। ओके, तो इसका स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे सर्किट which containing resistance, inductance and capacitance connected in series. After that, these circuits are connected to AC supply, AC voltage source. ठीक, it is called RLC series circuit. Okay, तो इसमें जो आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू द आरएलसी सीरीज सर्किट, इट इज नोन एज P इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ओके, ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है। और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या मिलती है आपको? I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ओके, क्योंकि जो करंट की वैल्यू है आपकी इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये जो सर्किट का कॉम्बिनेशन है ये आपका कैसा बिहेव कर रहा है, लैगिंग टाइप का या लीडिंग टाइप का। इट मीन्स आपका जो सर्किट है वो आपकी इंडक्टिव बिहेव कर रही है फाइनली, या आपकी कैपेसिटिव बिहेव कर रही है। ओके, तो इसलिए आपका ये प्लस माइनस फाइव होगा, क्योंकि फेज एंगल के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगी सर्किट आपकी। ओके, तो इस सर्किट में आपका क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आपके सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में आपकी करंट क्या होती है, हमेशा और हमेशा सेम होती है, चाहे आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए, चाहे कैपेसिटेंस लगा दीजिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। ओके, तो आपका जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपका VR है, और आपका जो इंडक्टेंस है, जो आपकी इंडक्टर है, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL है, और VC के क्रॉस कैपेसिटेंस के क्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप VC है। ओके, सॉरी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा होता है, तब आपकी जो करंट होती है और जो वोल्टेज होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? एक ही फेज में होते हैं। आपके वोल्टेज और करंट क्या होंगे? एक ही फेज में होंगे। और जब आपका किसी भी सर्किट में कोई इंडक्टर लग जाता है, तब आपकी जो करंट है, हमने इसको रेफरेंस ले लिया, तो वोल्टेज आपका क्या करता है? लीड करता है। इट मीन्स करंट आपकी क्या करती है? लैग करती है। कितना? 90 डिग्री। और जब आपका किसी भी सर्किट में कैपेसिटर लग जाता है, तो करंट आपकी क्या करती है? लीड करती है। कितना? π/2 VC। तो इस सर्किट में हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करने वाले हैं? अप्लाइड वोल्टेज हमारा कितना मिलेगा? ओके, एंड इम्पीडेंस क्या मिलेगा इस कंप्लीट सर्किट का, और फेज एंगल क्या मिलेगा, पावर फैक्टर क्या मिलेगा, और इस सर्किट का हमारा फेजर डायग्राम क्या होगा। और एक चीज हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, वो है आपकी ओमेगा नॉट, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपकी रेडियन पर सेकेंड में, और जब आप F नॉट निकालेंगे तो ये आपकी हर्ट्ज में मिलेगी। ओके, तो जैसा कि आपका सिंपली आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं? ओम में, और इंडक्टेंस को हेनरी में, कैपेसिटेंस को फैरेड में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जो है कि मिस्टेक कर देंगे वहाँ पर। जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर मिस्टेक्स होगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है V, वो हमको कितना मिल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर टोटल वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वो यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप कहेंगे कितना? V इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, इसका वेक्टर लेंगे। ठीक, तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, VR इक्वल टू आप कहेंगे कितना? यहाँ से देखते हैं, VR इक्वल टू हमको मिलेगा I इंटू R वोल्टेज इंटू करंट, रेजिस्टेंस इंटू
करंट इज इक्वल टू वोल्टेज मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा VL की वैल्यू मिल जाएगी हमको कितना, I इंटू XL, और XL इक्वल टू हम जानते हैं I इंटू ओमेगा L। आप लोग क्लियर है यहाँ तक। और VC इक्वल टू हमको यहाँ से मिलेगा I इंटू XC, और XC की वैल्यू होती है 1/ωc, तो I इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/ωc। ओके, VC इक्वल टू मिल जाएगा हमको कितना, I इंटू 1/ωc। और अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका हमारा हो जाता है कितना, jωXL और jωL और jωc। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V इक्वल टू अंडर रूट में हमको मिलेगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, अभी फेजर डायग्राम आपको दिखाएंगे, इसके तब जो है कि समझ में आएगी चीज़ें कि आपका VL माइनस VC कैसे आ रहा है। ये आपका माइनस होगा, इसका होल स्क्वायर है। ओके, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है कि हम फेजर डायग्राम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद ही जो है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो देखिए पहले फेजर डायग्राम ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपकी कोई रजिस्टिव सर्किट है तब आपकी जो है कि करंट, ये क्या है, करंट, और ये आपका है करंट, और ये आपका है वोल्टेज VR, क्योंकि VR जो है आपके I के फेज में ही होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो और आपका ये है VL, जब आपकी VL है, ठीक, यही रेफरेंस है, I हमारा क्या रेफरेंस है, तब हम देख रहे हैं वोल्टेज इंडक्टर में क्या करता है, लीड करता है, लेकिन करंट आपकी क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो ये आपका VL हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। ओके, और ये देखिए IC और VC। ओके, IC और VC मतलब I के रिस्पेक्ट में आपका VC जो है वो क्या है, लीडिंग नेचर का है, मतलब आपका जो VC है ये इससे 90 डिग्री क्या है, पीछे है, ये पीछे है इसके रिस्पेक्ट में। ओके, देखिए जब आपकी रजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होंगे, और जब आपकी इंडक्टिव सर्किट होगी तो आपका करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। जब आपकी कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट आपकी लीड कर रही है। देखिए इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर आप इसको रेफरेंस लेंगे तो ये लीड करेगी, अगर इसको आप रेफरेंस करेंगे तो आपका ये क्या कर रहा है, लैग करेगा। तो फाइनली हम इसको, अगर इसकी डायरेक्शन को हम ऊपर दिखा देते हैं, ओके, तो आपका माइनस में आ जाएगा VC। तो ये पोर्शन मान लेते हैं हमारा क्या है, VC है, तो ये पोर्शन हमको कितना मिल जाएगा, VL माइनस VC, क्योंकि हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो अगर ये आपका है VC, ये आपका है VR, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा ये मिलेगा हमको कितना, V इक्वल टू I इंटू Z, क्योंकि Z आपका एम्पीडेंस है, मतलब V इक्वल टू टोटल करेंट इंटू टोटल एम्पीडेंस, और ये आपको मिलेगा V इक्वल टू IR, और ये आपको मिलेगा कितना, VL इक्वल टू I इंटू XL, और VC इक्वल टू मिलेगा I इंटू XC, और यहाँ से मिलेगा हमको कितना, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम ये सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो I इंटू XL माइनस I XC, तो I को अगर बाहर ले लेते हैं तो XL माइनस XC, ये चीज़ मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, ये आपका फेजर डायग्राम, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। तो आपका जो रिजल्टेंट करंट है, सॉरी रिजल्टेंट वोल्टेज है, उसके रिस्पेक्ट में आपकी करंट क्या है, 5 डिग्री है, 5 डिग्री पे ही लगी हुई है। मतलब अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका वोल्टेज क्या कर रहा है, 5 डिग्री लीड कर रहा है। इसको अगर आप रेफरेंस मानते हैं तो आपका ये 5 डिग्री रिजल्टेंट वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो करंट की इक्वेशन है ये मिली है
आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट की वैल्यू लैगिंग होगी कि लीडिंग होगी। ओके, अगर ये प्लस होगा, अगर ये आपका प्लस होगा तो इसका मतलब आपका क्या, लीडिंग। अगर ये माइनस हो गया इसका मतलब क्या, लैगिंग। इट मीन्स आप ये कहेंगे कि जब, कब, जब और ये आपका एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, तो आपका क्या होगा, सर्किट इंडक्टिव होगी। जब भी कोई सर्किट इंडक्टिव होती है तो उस केस में क्या होता है, पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का होता है। और जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल, तो सर्किट आपकी कैसी होती है, कैपेसिटिव होती है। जब भी आपकी कोई सर्किट कैपेसिटिव होती है तो उस केस में आप कहते हैं पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का है। और जब आपका एक्सेल इक्वल हो जाता है एक्सी के, तब आप कहते हैं कि सर्किट आपकी कैसी है, रेजिस्टिव है। जब आपकी सर्किट रेजिस्टिव होगी तो उस केस में आप कहेंगे क्या, कि पावर फैक्टर यूनिटी है। ओके, तो अभी इस चीज़ों को आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका फेजर डायग्राम, ये आपका है फेजर डायग्राम, ये इसका कंप्लीट फेजर डायग्राम है। ये आपका वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। तो और आपसे ये हमने पहले निकाल लिया क्या, अप्लाइड वोल्टेज, पहला पॉइंट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट को हम फाइंड करते हैं, हमारा है एम्पीडेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को हम फाइंड कर रहे हैं एम्पीडेंस। क्या है, एम्पीडेंस क्या चाहिए, जेड। ठीक, तो अगर यहाँ पर सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हम कहेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये सब क्या होगा, अंडर रूट में होगा। तो आप आई को बाहर जब लेंगे तो आई इंटू आप कहेंगे कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक करेक्ट है। और आप कहेंगे वी बाई आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो V बाई आई आपको मिलेगा क्या, जेड इक्वल टू आप कहेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको एम्पीडेंस। ओके, और इसको मैं जो है कि इरेज कर रहा हूँ। अब आपको क्या निकालना है, करंट। तो करंट, टोटल करंट आई इक्वल टू टोटल करंट आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन जेड, मतलब एम्पीडेंस। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल करंट। और इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम निकालेंगे फेज एंगल। क्या निकालेंगे, फेज एंगल निकालेंगे। तो फेज एंगल हमको मिलेगा कितना, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। ये देखिए एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। ओके, तो ये हो गया आपका। और इसके बाद हम निकालेंगे क्या, यहाँ से एक चीज़ हम और कहते हैं, हमको दूसरी चीज़ हम निकालेंगे क्या, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो आर, जेड की वैल्यू कितना है, इतना है। तो आर डिवाइड बाई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, और जो आपका एक्सएल है, एक्सएल माइनस एक्सी है, इसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप फाइनली इसको कह सकते हैं आर डिवाइड बाई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर।
तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर। ओके, तो यहाँ से आपकी जो चीज़ें निकल के आती हैं, यहाँ से जो चीज़ें आपको निकल के आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ से हमें ये निकालना है कि जो आपका पावर फैक्टर है cos फाई आपको ये मिला हुआ है r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ केसेस बन के आती हैं। यहाँ से क्या पहली केस बन के आती है, केस फर्स्ट फिन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। जब आपका इसमें एक्सएल इक्वल टू एक्सी करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली आपको मिलेगा कास फाई इक्वल टू आर बाई आर, मतलब कास फाई इक्वल टू 1। कास फाई की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपकी सर्किट यूनिटी होती है। मतलब यहाँ पर आपको जो पावर फैक्टर मिलेगा वो यूनिटी मिलेगा, और जो सर्किट होगी वो कैसी होगी, रेजिस्टिव होगी। ओके, सर्किट आपकी कैसी होगी, रेजिस्टिव होगी। और नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर टू। केस नंबर टू में हम कहेंगे फिन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो जब आपका एक्सएल ग्रेटर देन होगा एक्सी से, तब आप कहेंगे कास फाई इक्वल टू आर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल ग्रेटर देन है। तो ये आपका इसकी वैल्यू एक्सी से ज़्यादा होगी। जब आपकी इसकी वैल्यू एक्सी से कुछ ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आपका जो सर्किट है वो यल की वैल्यू ज़्यादा होने पर, अगर यल की वैल्यू ज़्यादा हो गई सी से, तो आपकी सर्किट कैसा बिहेव करेगी, इंडक्टिव। सर्किट आपका बिहेव करेगी इंडक्टिव सर्किट के तरीके। और आपका जो पावर फैक्टर होगा, जब आपकी सर्किट इंडक्टिव हो गई तो पावर फैक्टर आपको मिलेगा कितना, लैगिंग। पावर फैक्टर मिलेगा आपको लैगिंग। और नेक्स्ट केस नंबर थ्री में हम क्या कहेंगे, जब एक्सी ग्रेटर देन होगा एक्सएल से, तब आपका जो पावर फैक्टर होगा कास फाई, वो आपको मिलेगा कितना, लीडिंग। पावर फैक्टर आपका होगा लीडिंग नेचर का। और सर्किट कैसा बिहेव करेगी, कैपेसिटिव। सर्किट आपका कैपेसिटिव बिहेव करेगी और पावर फैक्टर आपका लैगिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो इसमें इतने सारे टर्म्स आते हैं। पहले जो है कि हमने कि क्या है कि वोल्टेज की इक्वेशन निकाली, और करंट की इक्वेशन जो है कि फाइनली आपको मिली थी कितना, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये हमको इक्वेशन मिली थी प्लस माइनस फाई। तो यहीं से आपकी प्लस जब होगा तो आपका जो है सर्किट होगा वो इंडक्टिव होगा, सॉरी कैपेसिटिव होगा, और जब माइनस होगा तो आपकी सर्किट कैसी होगी, इंडक्टिव होगी। ओके, तो इतने सारे टर्म्स को हमने इसमें देखे। और जो है कि एक टर्म्स इसमें और निकल के आता है, वो जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो उसमें उस टर्म को देखा जाएगा। लेकिन यहीं पे भी हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो पावर फैक्टर, जब आपका पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तब आपका जो फेजर डायग्राम है वो कैसा होगा। तो जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो उस कंडीशन में आपका फेजर डायग्राम कैसा होगा। तो ये आपका VL और ये आपका VC और ये आपका VR। ओके, तो जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, VL VC एक दूसरे से क्या होंगे, 180 डिग्री पे ये क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक ही लोकस पे होंगे लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और ये आपको फेजर डायग्राम मिलेगा जब पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा और सर्किट आपकी कैसी होगी, रेजिस्टिव होगी। ओके, जब सर्किट आपकी रेजिस्टिव होगी तो आपको पावर फैक्टर और ये आपका फेजर डायग्राम मिलेगा। कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम मिलेगा। और
जब आपका पावर फैक्टर, जब आपकी सर्किट कैसी होगी, इंडक्टिव होगी। सर्किट आपकी कैसी होगी, इंडक्टिव होगी, मतलब आपका पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग नेचर का होगा। पावर फैक्टर आपका लैगिंग नेचर का होगा। तब आपको फेजर डायग्राम क्या मिलेगा, तब आपको फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये आपका VL और ये आपका VC और ये आपका I और ये आपका I इंटू R, इट मीन्स VR। तो आपको लैगिंग कराना है, मतलब जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा इस करंट से क्या करना चाहिए, लैग करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा, आपको जो ये वोल्टेज है ये क्या है, लीड करेगा, मतलब करंट को क्या करना है, आपको लैग कराना है। करंट को क्या कराना है, लैग कराना है। तो हमको जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ये V इक्वल टू हम कहते हैं I इंटू जेड। तो ये आपका एंगल फाई। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा V है, रिजल्टेंट वोल्टेज, इस करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इस करंट से लीड कर रहा है। इट मीन्स आपकी करंट लैगिंग है, लैग कर रही है इस वोल्टेज से। ओके, और नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट केस हमारी है जब आपकी सर्किट कैसी होगी, इंडक्टिव होगी। जब सर्किट आपकी कैसी होगी, कैपेसिटिव होगी। जब सर्किट आपकी कैसी होगी, कैपेसिटिव होगी, तो पावर फैक्टर आपको मिलेगा कि कैसा, लीडिंग नेचर का। पावर फैक्टर आपको लीडिंग नेचर का मिलेगा। इट मीन्स आपकी करंट लीड करेगी रिजल्टेंट वोल्टेज से। ओके, तो ये आपको इस तरीके का कुछ होगा VL, और ये आपको मिलेगा VL माइनस VC, और ये आपका I और ये आपका I इंटू R, इट मीन्स VR, और ये आपका है VL और ये आपका है VC, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये VC माइनस VC माइनस VL। ओके, और ये आपका होगा VL। तो जो करंट होगी वो आपकी लीड करनी चाहिए रिजल्टेंट वोल्टेज से। ओके, तो ये आपको मिल रहा था कितना, VR, और ये आपका मिल जाएगा V, ये आपको मिलेगा V। तो ये आपका इसके बीच का एंगल है फाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फाई है वो आपका कैसा है, लीडिंग नेचर का है, मतलब आपके रिजल्टेंट वोल्टेज करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो इस लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिला। और एक चीज़ और इसमें से आपकी निकल के आती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको जब ओमेगा में दिया है तो उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी एफ में दिया है तब आपकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है। तो रेजोनेंस कब होता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस कब होगा, जब आप कहते हैं Z इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L प्लस ये आपका होगा माइनस 1/ωc। तो रेजोनेंस तब होगा जब आपका ये एम्पीडेंस बहुत ही कम हो। एम्पीडेंस बहुत कम होगा, इसका मतलब ये पूरा कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस आप नोट करेंगे, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा एल माइनस 1/ωc इक्वल टू 0। आप इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि आपकी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ से कहेंगे ओमेगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इक्वल टू आप कहेंगे अंडर रूट ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट LC। तो जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अंडर रूट में आपके इंडक्टेंस के और कैपेसिटेंस के। तो ये तो आपकी इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और
आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना 2πf नॉट इक्वल टू 1/√LC। तो f नॉट इक्वल टू हमको मिल जाएगा √1/2π तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है आपको हर्ट्स में मिलेगी और ये आपको रेडियन में मिलेगी। तो ये जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेसिकली ये जो है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।